हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें समय 2 घंटे का मिलता है, पूर्णांक 50 नंबर का होता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1 है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? विकल्प है मैकाले ने, विकल्प ब है विलियम बेंटिक ने, विकल्प सा है वारेन हेस्टिंग ने, विकल्प द है उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर सा है वारेन हेस्टिंग ने। प्रश्न 2 है, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? विकल्प है राधा कृष्णन आयोग, विकल्प ब है मुदालियर आयोग, विकल्प सा है कोठारी आयोग, विकल्प द है उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर सा है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। प्रश्न 3 है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। विकल्प आ है 1980 में, विकल्प ब है 1882 में, विकल्प सा है 1890 में, विकल्प द है 1892 में। राइट आंसर ब है 1892 में। प्रश्न 4 है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। विकल्प आ है 16 मार्च 1911 में, विकल्प ब है 20 मार्च 1911 में, विकल्प सा है 16 मार्च 1912 में, विकल्प द है 20 अप्रैल 1919 में। राइट आंसर आ है 16 मार्च 1911 में। प्रश्न 5 है, शिक्षा आयोग 1964 से 66 तक के अध्यक्ष थे। विकल्प आ है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, विकल्प ब है श्री M.T. व्यास, विकल्प सा है श्री D.S. कोठारी, विकल्प द है डॉक्टर ताराचंद। राइट आंसर सा है श्री D.S. कोठारी। प्रश्न 6 है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। विकल्प आ है हंटर आयोग से, विकल्प ब है 1813 के आज्ञा पत्र से, विकल्प सा है मैकाले के विवरण पत्र से, विकल्प द है वुड के आदेश पत्र से। राइट आंसर ब है 1813 के आज्ञा पत्र से। प्रश्न 7 है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। विकल्प आ है 1970 ईस्वी में, विकल्प ब है 1975 ईस्वी में, विकल्प सा है 1976 ईस्वी में, विकल्प द है 1980 ईस्वी में। राइट आंसर सा है 1976 ईस्वी में। प्रश्न 8 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? विकल्प आ है विलियम बेंटिक, विकल्प ब है लॉर्ड वेलेजली, विकल्प सा है चार्ल्स ग्रांट, विकल्प द है इरविन। राइट आंसर ब है लॉर्ड वेलेजली। प्रश्न 9 है, निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? विकल्प आ है विलियम बेंटिक, विकल्प ब है लॉर्ड मैकाले, विकल्प सा है लॉर्ड वेलेजली, विकल्प द है लॉर्ड विलियम बेंटिक। राइट आंसर ब है लॉर्ड मैकाले। प्रश्न संख्या 10 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? विकल्प आ है 1985 से 86, विकल्प ब है 1986 से 87, विकल्प सा है 1987 से 88, विकल्प द है 1988 से 89। राइट आंसर सा है 1987 से 88। प्रश्न 11 है, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। विकल्प आ है उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, विकल्प ब है जन शिक्षा हेतु, विकल्प सा है अंग्रेजी शिक्षा हेतु, विकल्प द है छात्रों की शिक्षा हेतु। राइट आंसर आ है उच्च वर्गों की शिक्षा हेतु। शिक्षा में छनाई का सिद्धांत मतलब दोस्तों उच्च वर्गों को जो है शिक्षा दिया जाता था और उच्च वर्ग जो है अपने से निम्न वर्गों को शिक्षा देते थे, निम्न वर्ग और अपने से निम्न वर्गों को शिक्षा देते थे। इसी को शिक्षा में छनाई का सिद्धांत कहते हैं।
प्रश्न 12 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम कब बना? विकल्प आ है 2005, विकल्प ब है 2008, विकल्प सा है 2009, विकल्प द है 2011। राइट आंसर सा है 2009। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार 2009 में बना। इसका उद्देश्य था सभी बच्चों को, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए इनको। प्रश्न 13 है, कस्तूरबा गांधी योजना का संबंध है? विकल्प आ है प्राथमिक शिक्षा से, विकल्प ब है माध्यमिक बालिका शिक्षा से, विकल्प सा है माध्यमिक शिक्षा से, विकल्प द है माध्यमिक बालिका शिक्षा से। राइट आंसर ब है प्राथमिक बालिका शिक्षा से। प्रश्न 14 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? विकल्प आ है 1903, विकल्प ब है 1905, विकल्प सा है 1904, विकल्प द है 1908। राइट आंसर सा है 1904। प्रश्न 15 है, कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? विकल्प है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, विकल्प ब है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को, विकल्प सा है लंदन विश्वविद्यालय को, विकल्प द है पेरिस विश्वविद्यालय को। राइट आंसर सा है लंदन विश्वविद्यालय को। अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, निस्यंदन सिद्धांत से क्या आशय है? उत्तर है, निस्यंदन सिद्धांत का आशय है कि उच्च वर्गों को शिक्षा देने से वह धीरे धीरे निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। लॉर्ड मैकाले ने इसे प्रतिपादित किए ताकि उच्च वर्ग समाज में मध्यस्थ का काम कर सकें और शिक्षा का विस्तार हो सके। इसे अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों, जो लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने जो है उच्च वर्गों को शिक्षा देने की सलाह दी और नियम बनाया जो उच्च वर्गों को शिक्षा दिया जाता था। उच्च वर्ग जो है अपने से निम्न वर्गों को शिक्षा देता था। ठीक है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो आसपास के लोगों को जो है अपने से निम्न लोगों को शिक्षा देते थे। तो यह जो है इसी को शिक्षा छनाई का सिद्धांत कहते हैं, निस्यंदन सिद्धांत नाम दिए गया। ठीक है, यह जो है जैसे चाय छानते हैं नीचे चला जाता है, इसके बाद जो बचा रहता है उसको छान लिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना और उसे राष्ट्रीय उत्थान के लिए प्रभावी बनाना था। यह आयोग शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था ताकि शिक्षा का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसमें जो है कोठारी आयोग जो बना था, इसका मुख्य उद्देश्य था जो शिक्षा है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, इसमें जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। ठीक है, ताकि जो है राष्ट्रीय उत्थान हो सके। ठीक, आगे चलिए प्रश्न 18 लेते हैं। प्रश्न 18 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? उत्तर है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का आशय है जाति, धर्म, रंग या अन्य भेदभाव के बिना सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना ताकि सभी का व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। प्रश्न 19 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? उत्तर है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास और बाल श्रम उन्मूलन है। इस परियोजना के तहत बाल श्रमिकों को चिन्हित कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाता है। ब्रिज कोर्स क्या है? ब्रिज कोर्स दोस्तों ये है जो बालक ड्रॉप आउट कर चुके हैं, मतलब जो विद्यालय छोड़ चुके हैं बीच में 10 साल, 5 साल या 2 साल, जो भी गैपिंग है, हाँ पता लगा यहाँ पढ़ रहे हैं, फिर जो है माता पिता का ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे जगह गए, फिर वहाँ एडमिशन नहीं हो पाया, यहाँ से वहाँ पूरी शिक्षा नहीं हो पाई, या और कोई कार्य हो गया, बाहर चले गए तो शिक्षा अधूरी रह गई। तो ऐसे बच्चों को जो है
ड्रॉप आउट शिक्षा के माध्यम से जोड़ा गया ताकि उनको प्रेरित किया जाए और वह अपनी आगे की शिक्षा को जारी रख सकें। इसीलिए जो है ब्रिज कोर्स कराया जाता था। प्रश्न 20 है, जनशाला कार्यक्रम क्या है? उत्तर है, जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शुरू किया गया एक समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है जो बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न 21 है, न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, न्यूनतम अधिगम स्तर से तात्पर्य उस न्यूनतम क्षमता से है जिसे किसी निश्चित कक्षा में बच्चों को एक निश्चित समय में सिखाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को आवश्यक शैक्षिक उपलब्ध प्राप्त हो। दोस्तों, जो न्यूनतम अधिगम स्तर है, यह जो है एक कोर्स है जो कोर्स के अंदर तक मतलब एक निश्चित है, ठीक, कोर्स, और उस कोर्स को पूरा करना है, ठीक, जिससे क्या हो सके, एक निश्चित समय में उसका कोर्स, बच्चों का कोर्स जो है पूरा हो सके। आप देख ही रहे पाठ्यक्रम जो है निर्धारित कर दिए गए बच्चों को, और वह जो है साल भर में या फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से अब चलने लगा है तो वह जो है पूरा हो जाता है। इसी को जो है न्यूनतम अधिगम स्तर कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न 22 है, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम वह कार्यक्रम है जिसमें बच्चों को विद्यालय में प्रवेश से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अनुभव दिया जाता है ताकि वे मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से विद्यालय के लिए तैयार हो सकें। ठीक, प्राइमरी में जाएंगे तो जो है वहाँ पर जो है क्या होता है, पहले जो है पूर्व प्राथमिक विद्यालय, ठीक, 0 से पहले शिक्षा दी जाती है, उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है। इसके बाद जो है क्लास 1 में जाते हैं। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में भी है, 1 साल 2 साल जो है पहले 0 की क्लास में बैठाया जाता है, इसके बाद जो है 1 में जाते हैं। तो इस हिसाब से जो है विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम चलाया गया। इसके बाद है पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। उत्तर है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। प्रश्न 24 है, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, अपव्यय का तात्पर्य है बच्चों का शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना, जिससे संसाधनों का अपव्यय होता है। अवरोधन का तात्पर्य है शिक्षा में रुकावटों और बाधाओं से है जो बच्चे की पढ़ाई में विघ्न डालते हैं। अपव्यय में तो होता है दोस्तों जो विद्यालय ही छोड़ देते हैं बच्चे, उसे अपव्यय कहते हैं। और रुकावट क्या है, विद्यालय तो जा रहे हैं लेकिन उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है, एडमिशन लगा हुआ है, कहीं घर पर काम आ गए, कहीं कुछ हो गए, तो वहाँ जो है क्या होता है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, वहाँ अवरोधन प्रकट होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न 25 है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है? प्राच्य पाश्चात्य विवाद 1813 से 1833 तक चला और यह विवाद भारतीय शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य, माध्यम और लक्ष्य पर था। इनमें 3 प्रमुख वर्ग थे, प्राच्य शिक्षावादी, पाश्चात्य शिक्षावादी और लोक भाषावादी। प्रश्न संख्या 26 है, डीपीईपी परियोजना का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है, डीपीईपी परियोजना का मुख्य कार्य प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना और उनके ह्रास में कमी लाना। डीपीईपी जो परियोजना है दोस्तों, देख ही रहे हैं आज के बच्चे जो हैं प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा भाग रहे हैं, ठीक, और प्राइमरी में कम हो रहे हैं टीचर के माध्यम से, और कोई कमियां हैं, लेकिन सरकार जो है वह अपना प्रयास जारी रखता है। उनके लिए जो है डीपीईपी परियोजना लाई जिससे जो बच्चे हैं वह जो हैं विद्यालय जाएं, डेली जाएं और पढ़ें, आगे बढ़ें। और शिक्षा में जो ठहराव की बात की गई है दोस्तों, इसके लिए जो है
देख रहे हैं क्या क्या सुविधाएं मिल रही बच्चों को रोकने के लिए। विद्यालय में मिड डे मील मिल रहा है, दोपहर में कापी किताबें निःशुल्क मिल रही हैं, ठीक है, फिर भी जो है बच्चे नहीं जा रहे हैं। प्रश्न 27 है, बीईपी क्या है? प्रश्न 27 है, बीईपी क्या है? उत्तर है बीईपी बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट एक शैक्षिक परियोजना है जिसका उद्देश्य प्रदेश में बेसिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना है। प्रश्न 28 है, वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है वुड के घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा में सुधार की दिशा में कई सिफारिशें की, जिनमें शिक्षा विभाग की स्थापना और सरकारी सहायता प्रणाली शामिल थी, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नया आकार देने की कोशिश कर रही थी। प्रश्न 29 है, ब्रिज कोर्स से क्या आशय है? उत्तर है दोस्तों, ब्रिज कोर्स से तात्पर्य है कि जो बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं, मतलब जो शिक्षा ग्रहण करते करते बीच में ही छोड़ देते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है उनको फिर से शिक्षा जोड़ने के लिए, मतलब फिर से शिक्षा में जुड़ें, उनके लिए जो है ब्रिज कोर्स कराया जाता है, ठीक है, ताकि वो क्या है मुख्य धारा में शामिल हो सकें, शिक्षा से जुड़ सकें, इसलिए जो है ब्रिज कोर्स कराया जाता है। प्रश्न 30 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? उत्तर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराने से है, ताकि सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर मिले। दोस्तों, जो 2009 के अंतर्गत यह अधिकार अधिनियम आया, यह जो है इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों को और बालिकाओं को, जो भी हैं बच्चे, सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। आगे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। उत्तर है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति पर आलोचना की जाती है कि उसने भारतीय भाषाओं का अपमान किया और पाश्चात्य सभ्यता को थोपने का प्रयास किए। लॉर्ड मैकाले जो था दोस्तों, इन्होंने ही जो है निस्यंदन का सिद्धांत दिया था, उच्च वर्गों को शिक्षा दी जाती थी, फिर वो निम्न वर्ग, फिर निम्न वर्ग, ऐसे जो है शिक्षा दी जाती थी। तो ये जो है पाश्चात्य जो है सभ्यता को भारत पर जो है थोपने का प्रयास किए, ठीक है। अंग्रेजी को मुख्यता दी और इसने जो है अंग्रेजी को वरीयता दी, और जो है जो भारतीय संस्कृति थी, जो है संस्कृत थी, ठीक, अपनी जो भाषाएं थी, उनका जो है वह दबाया, जो है उसको उठाने का प्रयास नहीं किया उसने। उसने भारतीय साहित्य को तुच्छ मानते हुए प्राच्य ज्ञान की उपेक्षा की, ठीक है। वह जो है भारतीय भाषा को क्या तुच्छ मानता था। मैकाले का फिल्ट्रेशन सिद्धांत उच्च वर्ग को शिक्षा कराने पर जोर देता था, जिससे समाज में असमानताएं बढ़ी। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर किसी को शिक्षा दोगे, किसी के नहीं दोगे। अच्छा दोस्तों, अगर बताया जाए आपको कुछ, ठीक है, आप जो बताया जाएगा आपको, अगर वही दूसरों को कहा जाएगा बताने के लिए, तो आप उस ढंग से नहीं बता पाएंगे जो बताया गया है, ठीक है। कुछ न कुछ असमानताएं आ जाएगी। जब आप जिसको बताए हैं वह दूसरों को बताएगा तो कुछ परिवर्तन आएगा, वो जब दूसरों को बताएगा तो कुछ परिवर्तन आएगा, ठीक है। ऐसे जो है क्या हो गई, असमानताएं बढ़ेगी। इसके अलावा उनका यह सपना था कि भारत में हिंदू धर्म की समाप्ति हो। कभी कभी पूरा नहीं हुआ। मैकाले की नीतियां भारतीय शिक्षा के लिए हानिकारक साबित हुई। प्रश्न 32 है, वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? उत्तर है वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। यह जो है भारतीय शिक्षा की प्रणाली की मतलब शुरुआत की। एक बेसिक चीजें क्या क्या चाहिए, मतलब यह जो है नींव रखी, ठीक है। और
इसके सुधार की दिशा में तय की। यह घोषणा पत्र अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार, भारतीय भाषाओं के संरक्षण और प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सुधार का मार्गदर्शन था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे भारतीय शिक्षा का शिलालेख माना जाता है। भारतीय शिक्षा का शिलालेख माना जाता है क्योंकि इसने भारतीय शिक्षा को सुव्यवस्थित और संगठित किया। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा का स्तर बढ़ा और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। प्रश्न 33 है, भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान है? उत्तर है, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय शिक्षा के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, जिसने विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार हुआ और शिक्षण स्तर उच्च हुआ। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के लिए गुणात्मक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए और सरकारी निगरानी बढ़ाई। प्राथमिक शिक्षा के सुधार में उन्होंने कृषि को पाठ्यक्रम में शामिल किए। इससे पहले जो है दोस्तों, कृषि में यह पाठ्यक्रम शामिल नहीं था। ठीक है, अब धीरे धीरे जो है कृषि पर भी जोर दिया गया। जो है प्राथमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा में जो है इसको कृषि को भी पढ़ाया जाए। और ग्रामीण विद्यालयों के लिए विशेष योजनाएं बनाई। कर्जन ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का भी प्रयास किए। कर्जन ने जो है दोस्तों मातृभाषा को जो है शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रयास किया। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय शिक्षा का विभाग स्थापना की। ठीक है, यह जो है शुरुआत हो रहा था भारत में शिक्षा के लिए। ठीक है, यहाँ से जो है लड़ाइयाँ प्रारंभ हुई थी, एक प्रकार की क्रांति ही थी। प्रश्न 34 है, कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन करो। उत्तर है, कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों में शिक्षकों की प्रशिक्षण व्यवस्था को सुधारने, व्यावसायिक शिक्षा में सुधार और स्कूली शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा आयोग ने स्त्री शिक्षा, उच्च शिक्षा और पत्राचार शिक्षा के विस्तार के लिए सिफारिशें दी। उन्होंने राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियों को लागू करने और विद्यालयों में नवाचारों की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता को स्वीकार किए। आयोग ने यह भी सुझाया कि सभी छात्रों के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं और शिक्षा में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जाए। प्रश्न 35 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु क्या थे? उत्तर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु भारतीय संस्कृति, सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत को शिक्षा में समाहित करने की बात कही गई है। इसके तहत शिक्षा को सार्वभौमिक और सर्वसमावेशी बनाने की कोशिश की गई। नीति ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त बनाने का लक्ष्य रखा और महिला शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया। इसके अलावा भाषा के मुद्दे पर ध्यान दिया गया, जिससे हर क्षेत्र की भाषाओं को बढ़ावा मिले। यह नीति छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करती थी, जिसमें खेल, संस्कृति और नैतिक शिक्षा भी शामिल थी। प्रश्न 36 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य बताइए। उत्तर है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण। जो सेवा दे रहे हैं दोस्तों, जो पढ़ा रहे हैं, उनको जो है क्या करना है, प्रशिक्षण भी देना है। डाइट पर जो है अभी भी जो है बुलाया जाता है और प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है संदर्भ व्यक्तियों और विद्यालयों के प्रमुखों को प्रशिक्षित करना। तीसरा है शैक्षिक कार्यक्रमों के विकास के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना। चौथा पॉइंट है ब्लॉक संसाधन केंद्रों, संकुलों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना। पांचवा पॉइंट है शैक्षिक प्रबंधन और पाठ्य निर्माण में सहयोग देना। छठवां पॉइंट है शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास और प्रशिक्षण। सातवां है प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना।
प्रश्न 37 है, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला है स्कूलों की कमी और दूर दराज के इलाकों में स्कूलों की अनुपलब्धता। दूसरा पॉइंट है शिक्षकों की कमी और अप्रशिक्षित शिक्षक। आज भी जो है दोस्तों देख रहे हैं विद्यालयों में शिक्षक की कमी है। 5 क्लासें चलती हैं तो वहाँ पर जो है 3 टीचर हैं, 2 टीचर हैं। अब वो जो है कितने लोगों को किस किस क्लास में पढ़ाएंगे, यह भी जो है समस्या है। तीसरा पॉइंट है शिक्षा का उच्च गुणवत्ता वाला न होना और पाठ्यक्रम का बोझ बढ़ना। शिक्षा की उच्च गुणवत्ता वाला न होना और पाठ्यक्रम का बोझ बढ़ना, यह भी एक समस्या ही है। और चौथा पॉइंट है माता पिता की जागरूकता की कमी और बच्चों की शिक्षा में अभाव। जो माता पिता पढ़े नहीं हैं वह अपने बच्चों को जो है कैसे बताएंगे शिक्षा क्या है, डेली स्कूल जाना है नहीं जाना है। ठीक है, फिर भी आज के जो है माता पिता जागरूक हो रहे हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ने पर जोर दे रहे हैं, भेज रहे हैं जाने के लिए बच्चों को। पांचवा पॉइंट है अनुसंधान और नवाचारों की कमी। और छठवां पॉइंट है स्कूलों में अनुशासन की कमी और सही वातावरण का अभाव। सातवां पॉइंट है पर्याप्त संसाधनों की कमी और स्कूलों की अनियमितता। प्रश्न 38 है ECCE का क्या उद्देश्य है। उत्तर है ECCE ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का उद्देश्य छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य बालकों के लिए शैक्षिक और मनोरंजन करने वाली सस्ती वस्तुओं के मॉडल का विकास करना, राज्य स्तर पर विशेषज्ञ सेवाओं का विकास करना और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का निर्माण करना। इसके अतिरिक्त इस योजना का लक्ष्य बालकों के लिए शिक्षा के प्रभावी और समान अवसर सुनिश्चित करना और बच्चों की मानसिक एवं शारीरिक विकास प्रक्रिया को सही दिशा देना है। जो छोटे बच्चे हैं दोस्तों उनका सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, और जो महंगे चीज़ें हैं ठीक है उनको जो है सस्ते चीज़ों में लाना और गुणवत्तापूर्ण हो, जो बच्चों को दिखाया जा सके, समझाया जा सके, प्रशिक्षण दिया जा सके। ठीक है, इन सब को जो है ECC का उद्देश्य रखा गया है। प्रश्न 39 है NCERT का मुख्य कार्य क्या है। उत्तर है NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का मुख्य कार्य राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना तैयार करना, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और शिक्षा में नवाचारों को बढ़ावा देना। NCERT का उद्देश्य अनुसंधान, पाठ्यक्रम विकास और शिक्षण सामग्री का निर्माण करना है। यह संस्थान शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कार्य करता है और देश भर के शैक्षिक संसाधनों को सहायता सामग्री प्रदान करता है। NCERT के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए नीति बनाने का काम भी किया जाता है। प्रश्न 40 है शिक्षा बिना बोझ के। इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे। उत्तर है यशपाल समिति के सुझावों में यह प्रमुख बिंदु थे कि शिक्षा का बोझ केवल भौतिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। ठीक है, शिक्षा का बोझ भौतिक नहीं मतलब कॉपी किताब यही बोझ नहीं है कि बच्चे बस्ता धो रहे हैं। ठीक, वजन यह नहीं, मानसिक भी होता है बोझ। ठीक है, पता लगा याद नहीं है, याद करना है, और भी समस्याएं आती हैं। ठीक, तो यह भी जो है मानसिक भी होता है। समिति ने यह सुझाव दिया कि पाठ्यक्रम को सरल और जीवन से जुड़ा हुआ बताना चाहिए ताकि बच्चों को उसे आनंद पूर्वक सीख सके। अगर बच्चे के अनुरूप उसे बनाया जाएगा ठीक है बच्चे आनंद से उसको पढ़ेंगे। ठीक, नहीं तो जो है जीवन से रिलेटेड है ही नहीं, पता लगा किताबी ज्ञान दे दिया गया, आगे जो है काम ही नहीं कर पाएंगे। दोस्तों वही तो हो रहा है ना आज के ज़माने में, BA MA सब डिग्री लेने के बाद भी जो है 5,000 की जॉब लग रही है, तो इससे मतलब क्या है। तो शिक्षा में जो है सुझाव जो है बहुत अच्छी बात कही है यशपाल समिति ने
ठीक है, इस पर जो है ध्यान देना ही चाहिए और दिया जा रहा है फिर भी। आगे देखते हैं, बच्चों पर अनावश्यक बोझ न डाला जाए, न ही उसे प्रतियोगिता की ओर ढकेला जाए। इसके अलावा समिति ने यह भी कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि बच्चों की सोचने की क्षमता और सामाजिक नैतिक मूल्यों का विकास करना होना चाहिए। सही बात है दोस्तों, उनके सामाजिक विकास, नैतिक विकास होना जरूरी है। अगर जो है किताबी ज्ञान ही रहेगा तो इससे ज़्यादा मतलब होने वाला नहीं है। दोस्तों, ये था प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।